इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है उसको समझो। जैसे मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट 2 लिया आपने, मतलब जो आपको ऑलरेडी मालूम है ये सब चीजें बेसिक तो, है ना। जैसे यहाँ पे आपने एक सपोज कर लीजिए एक सेट ए लिया और सेट ए में आपने इनपुट 2 डाला, तो दूसरा सेट बी है, इस सेट बी में आपका आउटपुट 4 मिला, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो फंक्शन डिफाइन हुआ वो स्क्वायर फंक्शन डिफाइन हुआ, एफ फंक्शन डिफाइन हुआ, तो इसका मतलब ये स्क्वायर फंक्शन है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन चाहता हूं जो मैं सेट बी के एलिमेंट पे लगाऊं तो सेट ए का एलिमेंट दे। अब मैं ऐसा फंक्शन चाहता हूं जो सेट बी के एलिमेंट पे लगाऊं तो सेट ए का एलिमेंट दे दे। तो वो फंक्शन जो सेट बी के एलिमेंट पे लगाने पे सेट ए का एलिमेंट देगा उसको हम इसका इनवर्स फंक्शन कहेंगे। वो क्लियर है? यहाँ पे नया फंक्शन जी हो, इसको मैंने रूट फंक्शन कह दिया। 4 का रूट लूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर बाय चांस मैंने ऐसा इसी एग्जांपल को ऐसा लिया होता, सेट ए सेट बी, तो यहाँ 2 लिया होता और -2 लिया होता, तो मुझे स्क्वायर तो इसका 4 मिला होता, एफ फंक्शन तो डिफाइन था। लेकिन अब मैं जैसे ही इसका रूट लेता, इसमें जी फंक्शन डिफाइन करता, तो क्या जी फंक्शन इसका रूट फंक्शन डिफाइन होगा? अब रूट फंक्शन इसका डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा? रूट फंक्शन इसलिए डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसका इनपुट एक वैल्यू और आउटपुट 2 वैल्यूज, 4 का रूट 2 भी है, 4 का रूट -2 भी है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो रूट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। लेकिन अब क्यों नहीं डिफाइन हो रहा? क्योंकि ये मेन इवन फंक्शन, तो इस मेन इवन फंक्शन में से ये 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप कर रहा था, इसलिए उल्टा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। समझ गए बात? तो अगर मैं इस एलिमेंट को रिमूव कर दूं, इस एलिमेंट को यहां से हटा ही दूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये जरूरी है कि फंक्शन मेन इवन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रिवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए, जी के डिफाइन होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, मैं इसको इन जनरल ले लूंगा। मान लो कि यहाँ पे कोडोमेन में एक और एलिमेंट मैंने 8 ले लिया, तो अगर मैं अब यहां से 8 है और यहां से ये 8 का कोई मैपिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो डिफाइंड है। लेकिन 8 को अगर बी से ए पे डिफाइन करने जाऊंगा तो 8 का कोई भी मेरे पास यहाँ पे इमेज मौजूद नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बी से ए के ऊपर। जी फंक्शन कहां पे डिफाइन होगा? जी फंक्शन डिफाइन होगा बी से ए पे। और एफ फंक्शन कहां पे डिफाइन हो रहा है? एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी पर। तो क्लियर दिख रहा है कि अगर एक एलिमेंट यहाँ पे खाली यूज अनयूज छूट जाता है तो बी फंक्शन में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जी फंक्शन में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा सेट बी से सेट ए पे, क्योंकि तो यहाँ पे अब एक एलिमेंट खाली बच जाएगा इनपुट में, जबकि इनपुट में तो एवरी एलिमेंट का यूज होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी खाली एलिमेंट अनमैप्ड नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब जो एफ फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो 1 1 होना चाहिए, एफ 1 1 होना चाहिए, 2 एलिमेंट का मैपिंग नहीं होना चाहिए, एक तो 1 1 होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी अनयूज नहीं छूटना चाहिए, इसका मतलब ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इन जनरल अगर मैं ऐसा कह दूं कि सपोज कर लो कि आपके पास, अब थोड़ा सा इसी बड़ा बना देते हैं, ए है, बी है, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1 4 9 16 25। अब मैं अगर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, फंक्शन बिल्कुल डिफाइंड है। 2 का मैपिंग 4 भी है, ये भी है, 3 का 9 है, ये 9 है, एफ फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ये मेन इवन है और इनटू फंक्शन है। अब अगर इसमें आप उल्टा फंक्शन डिफाइन करने जाओगे तो क्या पॉसिबल है? अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से रिवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ से एक रिवर्स फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाए जी, क्या वो पॉसिबल है? अब जी फंक्शन डिफाइन करने जाओगे तो 4 के आउटपुट 2 आ जाएंगे, तो फंक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये -2 को मुझे अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस -2 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब 4 का एक ही आउटपुट आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, यहां से अगर उल्टा डिफाइन करने जाओगे 25 का तो कोई आपके पास इमेज ही नहीं है,
इसका 25 भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए एफ के अंदर, तो दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। तो ना तो ये मिनिमम होना चाहिए, ना ही ये इनटू होना चाहिए। तो एफ अगर 1 इनटू होगा, ऑन टू होगा, तभी आपका उल्टा फंक्शन जी डिफाइन होगा। समझ गए? अब आप पूरा बना लो जैसे, जिसमें डिफाइन इजीली हो जाएगा। सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 और हो गया 1 4 9 16। आपको दिक्कत नहीं, ये इससे मैप किया, इससे मैप किया, इससे मैप किया, इससे मैप किया, एफ डिफाइन हो गया। और आप देखो यहां से रिवर्स फंक्शन जी भी डिफाइन हो गया। तो इनवर्स के लिए, इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए एफ जो फंक्शन होगा, अगर वो सेट ए से सेट बी के ऊपर मैप कर रहा है, तो एफ जो होना चाहिए, एफ मस्ट बी 1 1 ऑन 2, या सिंपली हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव होना चाहिए। एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, जो फंक्शन उल्टा डिफाइन होगा इसका इनवर्स, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा? इसका इनवर्स जी होगा, वो मैप करेगा सेट बी से सेट ए पे, और जी जो होगा वो भी 1 1 ऑन 2, जी इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है। ठीक है? इस जी फंक्शन को आगे हम पढ़ेंगे कि हम बहुत बार इस जी फंक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इनवर्स। ठीक है? तो जी को ही हम बाद में क्या नाम देते हैं? एफ इनवर्स नाम देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, एफ फंक्शन पे अगर मैं देखूं कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, अगर मैं इसी एग्जांपल से देखूं, तो अगर एफ फंक्शन आपका स्क्वायर फंक्शन है, तो इस स्क्वायर फंक्शन पे कोई पॉइंट जो लाई करेगा वो होगा 2,4। अच्छा, जी फंक्शन जो कि आपका रूट फंक्शन है, उस पे एक पॉइंट में लेता हूं ए डैश, तो उस पे इनपुट कौन होगा? 2 होगा कि 4 होगा? इनपुट तो 4 होगा, तो उस पे लाई करेगा 4,2। तो एफ और जी फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट अगर एफ पे 2,4 है तो जी पे 4,2। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए। अब कोऑर्डिनेट अगर दो पॉइंट के इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हुए, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? दे आर सिमेट्रिकल। ये इमेज होते हैं एक दूसरे के अबाउट, इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स। मतलब अगर फंक्शन f का पॉइंट 2,4 है, ये है फंक्शन f के ऊपर पॉइंट है, तो इसके इमेज वाला ग्राफ जो आएगा इनवर्स फंक्शन, उस पे पॉइंट a डैश 4,2। इसीलिए जो आपके पास फंक्शन ग्राफ बनेगा वो आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट विच एक्सिस? अबाउट क्या बोलो? अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स इज symmetrical about line y equal to x। ये y equal to x लाइन के सिमेट्रिकल होता है। ठीक है? क्लियर? ओके। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर ग्राफ इसका y equal to x के सिमेट्रिकल होगा, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्या इंटरसेक्ट करेंगे? नॉर्मली दे इंटरसेक्ट ऑन normally f and f inverse intersect on y equal to x but may intersect otherwise। otherwise का मतलब कहीं और पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, नॉर्मल बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि फंक्शन इनवर्स और एफ इनवर्स का ग्राफ का जो इंटरसेक्शन होगा केवल एक बार ही होगा। नहीं, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। इंटरसेक्शन दे इंटरसेक्ट एटलीस्ट वंस ऑन y इक्वल टू x। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने कहा कि चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाता हूं, और जानते हो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है।
अब मैं कहता हूं एक काम करो, आप अब ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इसके इनवर्स फंक्शन की। तो जब मैं इसके इनवर्स फंक्शन की ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ आपका यहाँ y इक्वल टू एक्स के इमेज खींचूंगा मैं, ये लाइन ऐसी जाएगी। तो वो जो ग्राफ आएगा वो आपका ये रेड वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। और आप देखो कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? तो ये इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो y इक्वल टू एक्स पे नॉर्मली इंटरसेक्ट करते हैं, और कभी कभी वो अदरवाइज मतलब उसके बाहर भी कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए एग्जांपल ढूंढने पड़ते हैं बहुत, उसमें नॉर्मली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही बनते हैं या पीस वाइज डेफिनेशन बनते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्ट कम से कम एक बार y इक्वल टू एक्स पे करनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि साहब यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची, ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींच दी, इस कर्व पे एक टेंजेंट लाइन खींच दी, तो क्लियर दिख रहा है कि टेंजेंट टू कर्व fx, टेंजेंट टू f इनवर्स और y इक्वल टू x लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन ऑल पासेस थ्रू कहां से पास हो रहे हैं? पॉइंट P, दैट इज कंकरेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं, आईआईटी में आज तक इसने इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं। ये बड़ा बढ़िया पॉइंट इसमें बन सकता है कि आपने को फंक्शन दे दें, इनवर्स फंक्शन दे दें, y इक्वल टू एक्स भी दे, वो तो है ही, होता ही है y इक्वल टू एक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर बोले कि वो इसमें एक अननोन दे दिया और बोला कि बताओ अननोन निकालो। तो ये जो तीनों टेंजेंट होंगी, ठीक है, वो कंकरेंट होंगी। अगली बात ध्यान रखना कि अगर मान लो मुझे सॉल्व करना है, सपोज कर लो मुझे सॉल्व करना है, आई वांट टू सॉल्व fx इक्वल टू f इनवर्स x, तो अगर इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बेटर है यू सॉल्व fx इक्वल टू x और f इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर? fx इक्वल टू x सॉल्व कर लो, f इनवर्स x इक्वल टू x सॉल्व कर लो, उससे भी तो पॉइंट P मिलेंगे, उससे भी तो पॉइंट क्या मिलेंगे? P मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर f ऑफ g ऑफ x, f और g इनवर्स फंक्शन है, तो f ऑफ g ऑफ x हमेशा x मिलेगा, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सेट इनपुट वाला, कौन सा? B का। एंड g ऑफ f ऑफ x ये भी हमेशा x मिलेगा, लेकिन ये इनपुट कौन सा है? सेट A का है, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सेट A। आइडेंटिटी को कह रहा हूं, उसी पे वापस घूम के आ जाओगे। ठीक है, क्लियर? ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा, कभी कभी क्या होता है हम उसमें डिफरेंशियल की बात बोल देते हैं, f ऑफ g ऑफ x अगर x है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x इक्वल टू 1 होगा। अब अगर बाई चांस g डैश x की हमने वैल्यू पूछी है, तो g डैश x की वैल्यू हम यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखना पड़ेगा कौन सा काम करेगा, या हम इसको भी यूज कर सकते हैं, g ऑफ fx इज इक्वल टू x, g डैश fx इंटू f डैश x इक्वल टू 1, और मुझे अगर मान लो g डैश x की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से g डैश fx की वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये होगा 1 अपॉन f डैश x, लेकिन मुझे तो g डैश किसी नंबर की वैल्यू चाहिए, मान लो मुझे g डैश 2 की वैल्यू चाहिए, सपोज कर लो लेट मुझे g डैश 2 की वैल्यू चाहिए, ये मेरे को निकालनी है, तो इसका मतलब fx की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। तो अब मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि fx इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके x निकालूंगा, ये वो x होगा जिसके लिए fx की वैल्यू 2 होगी। उस x की वैल्यू को मान लो x की वैल्यू 1 पे सॉल्व करने पे, ठीक है, ऐसा मान लो कि मुझे g डैश a चाहिए, ऐसा जनरल, तो मैं fx को a के इक्वल ले लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पे मुझे मान लो वैल्यू b मिली,
इसका मतलब अगर मैं इसमें x की जगह b पुट कर दूंगा तो मुझे g डैश f ऑफ b इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश b, और f ऑफ b कितने के बराबर है, इसको सॉल्व करने पे तो मिला है, तो f ऑफ b ऑटोमेटिक a होगा, तो g डैश a इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश b। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस में, उनको इंटरसेक्ट करना चाहिए ज्यादातर y इक्वल टू x पे, एक से ज्यादा बार भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसके अलावा भी कहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं। ठीक, ओके। फिर मैंने क्या कहा कि भाई ये जो टेंजेंट खींचूंगा p पे और लाइन, ये सब के सब कंकरेंट होंगे। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे fx और f इनवर्स x को सॉल्व करना है तो भाई अगर ये कैलकुलेटिव ज्यादा है तो बेटर है fx इक्वल टू x को सॉल्व कर लो, वहां से भी तो p मिलेगा, तो इंटरसेक्शन करके p की तो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो आप, तो fx इक्वल टू x से भी p मिल जाएगा, और f इनवर्स x इक्वल टू x को भी सॉल्व करने पे p मिल जाएगा। ठीक, फिर हमने ये कहा कि f ऑफ gx अगर x आएगा, f और g अगर इनवर्स है तो f ऑफ gx x आएगा ही, तो इससे ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो अभी आ जाएगा। कुछ एग्जांपल में आ जाओ, मान लो ये 2a और 4 है, यहाँ से f लगा, वापस g लगा, ठीक है ना, तो f ऑफ 2 कितना है जान दो, f ऑफ 2 4 है। अब इस 4 पे क्या लगाना है, g लगाना है, इस पे एक बार g लगा दूंगा ना, तो g ऑफ 4 कितना होगा बताओ, g ऑफ 4 2 होगा। अब इस पे g और लगा देता हूँ, g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 4 एंड g ऑफ 4 इज 2, तो g ऑफ f ऑफ 2 इज 2, 2 किसका इनपुट था, a का था, इसलिए मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आ गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a। समझ में आ गई बात बेटा, 2 इनपुट किसका था, ध्यान से देखो, f का था और इनपुट 2 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब जो भी इनवर्स फंक्शन को एक के ऊपर एक लगाओगे तो जो अंदर वाला इनपुट है ना उस वही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहा मैंने, क्योंकि वापस सेम एलिमेंट मिलेगा, यही मिलेगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू x होता है। अब इसके बाद डिफरेंशियल का एक ये भी तरीका हो सकता है, इसी क्वेश्चन को ये भी तरीके से हम कर सकते हैं, और ये तरीका इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट किया, g डैश fx की वैल्यू 1 अपॉन f डैश x आ गई। अब मान लो आपको g डैश a कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो fx की वैल्यू a होगी, तभी ऐसा होगा, तो fx इक्वल टू a पुट करूंगा, fx इक्वल टू a पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ सॉल्व करने पे x इक्वल टू b मिल गया, मतलब x की जगह b रखने पे f ऑफ b की वैल्यू a आएगी। अब इस रिजल्ट में आप x की जगह b पुट करो, इन वन कर लो, ठीक, तो g डैश f ऑफ b इज 1 अपॉन f डैश b, और f ऑफ b कितना है a, तो g डैश ये हो जाएगा 1 अपॉन f डैश b, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से मेन बेसिक बातें हो गई। हाँ, एक बात और बताओ तो बस काम खत्म हो जाएगा, इनवर्स की पूरी कहानी। f ऑफ g ऑफ x का होल इनवर्स, f ऑफ g का इनवर्स अगर मैं निकालूंगा, so this will be equal to g इनवर्स ऑपरेशन f इनवर्स x, ये कंपोजिट में आता, मैंने ये बता दिया। मतलब अगर f ऑफ g फंक्शन ऑफ फंक्शन का इनवर्स करूंगा तो वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर आपके पास f1 फंक्शन है, ऑपरेशन f2 फंक्शन है, ऑपरेशन f3 फंक्शन है, ऑपरेशन fn फंक्शन है, और इसके होल इनवर्स ऑफ x निकालना चाहती हो, तो ये पूरा उल्टा होगा, fn इनवर्स ऑपरेशन fn माइनस 1 ऑपरेशन अप टू ऑपरेशन f2 इनवर्स ऑपरेशन f1 इनवर्स ऑफ। मान लो मुझे कोई फंक्शन का इनवर्स चेक करना है, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले चेक करो एफ एक्स 1 1 है या नहीं है, और ऑन 2 है या नहीं, दोनों चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अब अगर ये 1 1 ऑन 2 होंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स निकालेंगे कैसे, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म्स में निकालो, ठीक है। तो अगर x y के टर्म्स में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, x की वैल्यू सपोज कर लो सम फंक्शन ऑफ y आ गई, g ऑफ y आ गई, ठीक है ना, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे या कुछ और आ गई,
तो x को g मत लिखो, g लिखोगे तो फिर वो कुछ कंफ्यूज हो। मान लो ऐसी आ गई, x की वैल्यू ऐसी आ गई y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1/2 ऐसी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कुछ वैल्यू आ गई मान लीजिए, तो हम x को, ये x की वैल्यू है और यहाँ y है, तो ये x का मतलब एक्चुअल में f इनवर्स y है। अब y को रिप्लेस करेंगे x से। अब जानते हैं कि इनवर्स यूनिक होता है, f इनवर्स x हमेशा यूनिक होता है। जब दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव साइन लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, वो गिवन डोमेन के हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेंगे। ये हमारा पहला वर्किंग रूल है कि हम सबसे पहले चेक कर लें 1 1 on 2 जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें, ये भी हम करते आ रहे हैं, रेंज में ये काम किया था। बस यहाँ पे इतना है कि इस x को लिख दो f इनवर्स y, तो y का फंक्शन पूरा बन गया। अब y को रिप्लेस कर दो x, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन जो होता है वो मैप करता है सेट b से सेट a के ऊपर। तो ये जो y की वैल्यू वो b है और y को x से रिप्लेस किया है, तो जो x की वैल्यू है वो भी b की ही वैल्यू है। यहाँ x जो है वो बिलोंग करेगा b को, ठीक है। x इसको a को नहीं बिलोंग करेगा, इस पर ख्याल रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि y को हमने x से रिप्लेस किया है। क्लियर, नोटेशन वाइज बस रिप्लेसमेंट किया है। तो इसका जो इनपुट होगा वो सेट a का एलिमेंट नहीं होगा, इसका जो इनपुट होगा इनवर्स का सेट b का एलिमेंट होगा। fx में इनपुट जो होगा वो सेट a का एलिमेंट होगा। fx में f मैप करेगा सेट a से सेट b, यहाँ x की वैल्यू सेट a की वैल्यू, और f इनवर्स x में जो x की वैल्यूज होंगी वो सेट b की वैल्यूज होंगी। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड आपके पास चेकिंग का ये होगा कि आप यहाँ पे f ऑफ gx निकाल लें। अगर वो x आ गया और g ऑफ fx निकाल लें, वो भी x आ गया, दोनों ही आ गए x, तो हम कह सकते हैं f एंड g आर इनवर्स। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, ये कंपोजिट फंक्शन का है, ऑलरेडी ये तो कर चुके हो आप पहले भी। इतना क्लियर हो गया। दीज आर द कंप्लीट थ्योरी ऑफ इनवर्स एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू नो। ये थोड़ा सा आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, देखो ध्यान से। अब मैं सीधे कैलकुलस मेथड पे जा रहा हूं, f डैश x निकाल लो, हो गया 7 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1 की पावर 1/5 माइनस 7 की होल पावर 6। फंक्शन आना भाई, 1/5 x क्यूब प्लस 1 की पावर 1/5 माइनस 1, और अंदर का डिफरेंशियल कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3x²। अब ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है, ये पावर, अच्छा x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर का आप फिफ्थ रूट निकाल रहे हो वो तो अलाउड है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जो भी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव पॉजिटिव मिले उसकी पावर 6 कर दोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहां जब मैं माइनस कर रहा हूं तो ये हो रहा है 4/5, तो क्लियर दिख रहा है पावर 4 हो गई, वापस ये पॉजिटिव हो गया, और x² तो पॉजिटिव है ही। तो पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन 0। जैसे ही f डैश x हमेशा पॉजिटिव हुआ फॉर ऑल रियल नंबर, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर के लिए, इट मींस fx इज 1। अब इसको देखना है कि भैया इसका क्या क्या, अगला क्या देखना है, इसका रेंज। व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? यस, ऑड पॉलिनोमियल है। देखो तुम लोग चीजों को ध्यान नहीं रखते हो। मैंने क्या कहा था, जब भी ऑड पॉलिनोमियल होगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, बोले 1/5 आया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिफ्थ रूट निकाल लोगे तो वो भी आपका नेगेटिव का ही पॉसिबल है, पॉजिटिव का भी पॉसिबल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा और डोमेन उसका रियल नंबर होगा। डोमेन अगर रियल नंबर होगा तो रेंज भी रियल नंबर होगा।
रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, फिफ्थ रूट ऑड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है अपने पास, क्लियर। और अगर रूट आ भी रहा है तो फिफ्थ रूट आ रहा है, तो ऑड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन आपकी वैल्यू हमेशा डिफाइन रहेगी, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी। तो ये इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वाली फॉर्मेशन है, तो इसका जो है रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ सो रेंज विल बी इक्वल टू हियर रियल नंबर एंड दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। ये कोडोमेन, तो रेंज इक्वल टू जैसे ही कोडोमेन हो गया, इट मींस फंक्शन तो ऑन टू भी हो गया। और 1 1 ऑन टू तो मेन कहानी है यहाँ पे। तो जैसे ही फंक्शन ऑन टू हुआ, मतलब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ऑफ एफ(x) एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालने के लिए करोगे क्या, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। वापस फंक्शन को लिखो, वापस फंक्शन किस में लिखो, y में लिखो। सो y इक्वल टू क्या है भाई, फंक्शन x³ + 1 की पावर 1/5 माइनस 7 की पावर 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले पावर 7 हटाओ, तो हो जाएगा y की पावर 1/7। x³ + 1 की पावर 1/5 माइनस 7 उधर भेज दो, हो जाएगा y की पावर 1/7 + 7 इज इक्वल टू x³ + 1 की पावर 1/5। अब पावर 5 कर दो, y की पावर 1/7 + 1 + 7 की पावर 5 इज इक्वल टू x³ + 1। अब यहाँ से x³ निकाल लो, तो x³ हो जाएगा y की पावर 1/7 + 7 की पावर 5 माइनस 1। अब इसका क्यूब रूट निकाल लो, तो x हो जाएगा y की पावर 1/7 + 7 की पावर 5 माइनस 1 का होल पावर 1/3। और ये x कुछ नहीं बल्कि ये है f इनवर्स y। अब y को किससे रिप्लेस कर दो, x से रिप्लेस कर दो। ये हाँ भाई, हो गया। फिर वही कैलकुलेशन करना भाई, f(x) निकाल लो। क्या है f(x)? एनीबॉडी? इसका f(x) क्या आता है मालूम है? क्या होगा ln का डिफरेंशियल 1/, मुझे तो आंसर याद है, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, इनटू इसका डिफरेंशियल कर दो, x का 1 रूट का डिफरेंशियल 2√1 + x² और 1 + x² का। और क्लियर दिख रहा है, ये आपका हमेशा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो f(x) आपका 1 1 हो गया। अब इसका निकालना अपने को क्या, रेंज। तो डोमेन क्या है, रेंज कैसे निकालें, निकालने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, देख लेते हैं। लेट्स फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, रेंज निकालने के लिए। तो y इक्वल टू ln मीन्स log बेस e x प्लस √1 प्लस x²। अब एंटी लॉग ले लो, सो e टू दी पावर y इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो ये x² हटाना पड़ेगा, तो इस x को उधर भेजो, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। e की पावर y माइनस x इक्वल टू, जानबूझ के मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूं, क्योंकि बाद में इनवर्स में कैलकुलेशन तो करना ही था मुझको, मैंने पहले ही कर दिया। होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + x²। अब ब्रैकेट ओपन कर दो,
ए की पावर वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की पावर वाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स कैंसल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, उधर भेजते हैं। सो ए की पावर y का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए की पावर y इंटू एक्स। देखो ध्यान से, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी ए की पावर y, ठीक है ना, माइनस, चलो पूरा लिख देता हूँ, होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ए की पावर y। ए की पावर y से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई। अब इस पे कंडीशन और डोमेन लगानी है, इस पे y पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, e की पावर y का जो रेंज होता है वो क्या होता है, सॉरी डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अरे भैया डोमेन लगानी है ना, अप्लाई कंडीशन और डोमेन ऑन दिस वन e की पावर y पे, ठीक। इस एक्सप्रेशन पे कंडीशन और डोमेन लगानी होती है, ये करते थे ना आप, अप्लाई कंडीशन ऑफ डोमेन। और डोमेन में फंक्शन कौन सा आया यहाँ पे, e की पावर y, इसका डोमेन तो होता है ऑल रियल नंबर। माइनस हो गया e की पावर माइनस y, उसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो सीधा सीधा यहाँ y की वैल्यू हो गई ऑल रियल नंबर, which is equal to कोडोमेन, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू बी हो गया। इस मेथड को यूज करने का एक फायदा मिल रहा है कि जो कैलकुलेशन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वाला था वो भी यहाँ पे हो गया। अब इनवर्स लिख दो, ये हो गया f इनवर्स y इज इक्वल टू ए की पावर y माइनस ए की पावर माइनस y बाई 2। तो इनवर्स कितना हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x बाई 2। और ये f इनवर्स मैप कहां से करेगा, f इनवर्स मैप करेगा अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर। ये वाला रियल नंबर कौन सा है, ये रेंज वाला है और ये डोमेन वाला है। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, सीधा डिफरेंशियल पॉसिबल दिख रहा था मुझको, पॉजिटिव आ गया, 1 1 हो गया। फिर रेंज निकालने के लिए देखा कि मुझे कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाद में भी इनवर्स के लिए, तो मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वाला कैलकुलेशन कर दिया रेंज के लिए, जिससे कैलकुलेशन मेरा मिल गया। देखो ध्यान से कैलकुलेशन, चलो देखो ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि fx आपको दिया हुआ है x mod x, डेफिनेशन बना ले पहले तो। अब अगर x 0 से बड़ा या बराबर है तो mod x होता है प्लस x, तो x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर। अगर x 0 से छोटा है तो mod x होता है माइनस x, तो x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना, x mod x, ठीक है। ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि भाई ये आपका क्या 1 1 है, निकाल लो डिफरेंशियल, f डैश x निकाल लेते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस 2x हो गया व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब देखिए, अगर x पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो 2x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और x अगर नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो माइनस 2x की वैल्यू फिर पॉजिटिव हो जाएगी। इट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। जब सभी के लिए है तो -1 से 1 के लिए तो है, और एवरी x बिलोंग टू -1, ठीक। तो वही 1 1 हो गया, ठीक है ना, ओके। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए हम ग्राफ भी बना सकते थे, तो ऐसा ग्राफ बनाने जाओगे, ध्यान देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी पे x स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला का केवल वाला पार्ट किया, इधर वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया। 0 से छोटी वैल्यू पे, 0 से छोटी वैल्यू पे आप क्लियर देख रहे हो कि आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला बनेगा, ये नीचे वाला पैराबोला। और क्लियर दिख रहा है ग्राफ तो 1 1 है।
ठीक है, क्लियर? ये क्यूबिक जैसा ग्राफ नहीं है, थोड़ा अलग है उससे। क्यूबिक और यहाँ पे और दबेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होगा फिला। तो एफ एक्स आपका 1 1 आ गया। अब चलिए इसका रेंज निकाल लेते हैं भैया, रेंज है या नहीं। रेंज के लिए क्या करोगे, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालोगे, वही निकालते हैं ना। देखिए दो केस बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट लिख दूं, केस बनाता हूँ। केस फर्स्ट, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट y प्लस माइनस। अब प्लस लू या माइनस लू, एक मिनट रुको, केस 2 बनाता हूँ। If x is less than 0, then y equal to minus of x square. So x square equal to minus of y, or x will be equal to plus minus under root of minus of y. अब आप मुझको बताओ, मुझे वैल्यू क्या लेनी है, बाहर प्लस लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेनी है, मतलब क्या लेनी है ये सोचो। यस, देखो ध्यान से, यहाँ एक क्लियर लिखा है कि x शुड बी पॉजिटिव। जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहे हो तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, यहाँ पे ओनली प्लस साइन लेना पड़ेगा। सिंस x इज पॉजिटिव, और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। सिंस x इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना x की, तो यहाँ माइनस साइन चाहिए, ठीक है ना। अब ये आपके पास आ गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसका रेंज निकाल लेते हैं, तो ये भी y भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान देना। अगर यहाँ पे रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, कंडीशन ऑफ डोमेन लगाओ इसके ऊपर, यहाँ y पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे लगाओ तो माइनस y पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y क्या हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ रेंज फिर चला गया पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, तो -1 से 1 तो होगा ही होगा। Therefore y belong to -1। तो रेंज इसका जो हो गया, that is -1 to 1 for the given domain, this is equal to कोडोमेन। अब आप, मैं कह सकता हूँ कि इसका इनवर्स निकालने के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना हो, तो ऑलरेडी निकालते बैठा हूँ मैं। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी प्लस रूट y when x is greater than 0। ध्यान देना, x is greater than 0 लगा, और x ग्रेटर देन 0 पे ऑब्वियसली हम प्रूव कर चुके हैं y भी ग्रेटर देन 0, और माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस y व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 पे हम प्रूव कर चुके हैं y भी लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, और ये x क्या होता है, ये तो f इनवर्स y होता है। 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार के हो गए, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन बदला है। अब ये बना आपका इनवर्स, किसके टर्म में दिख रहा है, y के टर्म में दिख रहा है, लेकिन फंक्शन दिखना किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में। तो y को रिप्लेस कर दो x, y की जगह x लिख दो, रिप्लेस मत करो, y की जगह x लिख दो दिखाने के लिए। लेकिन ये x की वैल्यू कौन सी वैल्यू होंगी, y वाली वैल्यू ही x की वैल्यू। ये इसका इनवर्स बना। एनीवन? देखो जब तक आप ये, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो मॉड आ गया था, पिछले क्वेश्चन में हमने मॉड को हटाया है ना। तो ध्यान देना कि जब तक अपन यहाँ पर मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीरियर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इनको रिमूव नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन में आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी निकालनी, उसके लिए इनको तो हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x/2, इसका जो आउटपुट आएगा वो तो एक इंटीजर आएगा भाई, ये तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये GIF है बेटा, जो ब्रैकेट लगा हुआ है GIF।
तो इसका तो एक इंटीजर आएगा, तो मान लो 2 आ गया तो x माइनस 2 है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब ये देखना कितना आएगा, तो चलो इनपुट पे चलते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2 to 4, x से बिटवीन 2 to 4। सो x by 2 कहाँ चला गया, x by 2 चला गया 1 से 2 के बीच में। 2 इंक्लूडेड है क्या, चेक करने दो क्वेश्चन में। 2 नहीं, ओपन है भैया, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ये ओपन है। सो लेस देन, सही है, तो लेस देन, ये आ गया 1 से लेके 2 के बीच में। और अगर x by 2 1 से 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 तो क्लियरली हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिक बन गया x माइनस 1। अब क्या दिक्कत है, अब इसका इनवर्स निकाल लो, ये तो मालूम ही है, तो लीनियर फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं करेगा। x माइनस 1 है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, y प्लस 1 हो गया। f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1 और f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 4th 5th का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले देखो अपने को g डैश चाहिए, मैंने लिखा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो हो जाएगा g डैश f x इंटू f डैश x इक्वल टू 1। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछे सर आपने ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि f डैश x में यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, उल्टा वाले से भी बन सकता है लेकिन ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो g डैश f x इतना हो गया, ठीक, ओके। मुझे तो g डैश 2 चाहिए, तो g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, रिलेशन नंबर 1 है। अब मुझे चाहिए था g डैश 2, मतलब fx की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। सो लेट fx इक्वल टू 2। अब fx को 2 सपोज कर लिया मैंने, अब fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस x, तो x क्यूब प्लस x इक्वल टू 2। अब देखो x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू 2, तो बहुत क्लियर दिख गया, सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है, x इक्वल टू 1 इज द वन आंसर। आ गया, नहीं बेटा 1/4 ही, 1/4 सॉरी 1/4 ही आ गया। x इक्वल टू 1 इज द वन आंसर, कोई दिक्कत, आ गया x इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो इस वाले इसमें, सो पुट इन 1, तो g डैश ब्रैकेट में f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। f ऑफ 1 निकाल के देख लो, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 आएगी, तो g डैश 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। f डैश x निकाल चुके हैं क्या, नहीं निकाल चुके, निकाल लो बच्चे चुपचाप यहाँ से f डैश x। तो f डैश x है 3x स्क्वायर प्लस 1, हो गया 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/4 ही आंसर सही है। ठीक है, क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अरे बोलो ना भाई, सीधे रेंज निकालू कि नहीं निकालू, सीधा रेंज निकाल देता हूँ। इसका रेंज क्या है, p इक्वल टू रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है, माइनस d/4a टू इंफिनिटी। निकाल दो, देखो क्या आता है, माइनस d/4a, d कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 5 अपॉन 4 इंटू 1 टू इंफिनिटी। देख लो क्या आया आंसर, हो गया माइनस ऑफ, ये हो गया 9 और ये हो गया 20, तो ये हो गया माइनस 11/4। चेक कर लेना भाई, मेरा तो आंसर आ रहा बेटा 11/4 टू इंफिनिटी। कितने लोग का आंसर आया, अरे भाई ये रेंज है, होगा ना।
रेंज चाहिए ना क्वाड्रेटिक का, तो रेंज निकाल दिया मैंने क्वाड्रेटिक का, हो गया काम खत्म। क्यों, ठीक है ना? देखो ध्यान से बच्चे, हमने यहाँ डोमेन को दे रखा है, ये तो हमने जो रेंज निकाला है दिस इज रेंज फॉर ऑल रियल नंबर, ये इस पूरे रियल नंबर के लिए रेंज निकल गया ये। अब पहले इसको आपको इसका वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा, वर्टेक्स है क्या, तो कैसे इसको जल्दी पकड़ना है, तो क्या करना, वर्टेक्स ढूंढो इसका। वर्टेक्स पैराबोला का होता है -b/2a माइनस d/4a, ठीक है? तो वर्टेक्स -b/2 तो -b, b की जगह हो गया 3, -3/2 इंटू a1, तो वो तो जो भी जाएगा d, छोड़ दो उसको, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 3/2, तो आपके पास वर्टेक्स 3/2 आ रहा है और इस वर्टेक्स पे ये सबसे कम वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, पैराबोला बन रहा भाई, वर्टेक्स 3/2 पे और 3/2 और यहाँ 11/4 दिख रहा है, तो कहीं ऊपर वर्टेक्स दिख रहा है मुझको ना, इसका वर्टेक्स यहाँ कहीं दिख गया। तो वर्टेक्स है इसका 3/2 पे और डोमेन मैंने दे रखा है, डोमेन के अंदर मेरा वर्टेक्स इंक्लूडेड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, इस डोमेन के अंदर वर्टेक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर डोमेन के अंदर वर्टेक्स इंक्लूडेड होता तो यही वैल्यू होती भी। अब डोमेन कहाँ है, 2 से इंफिनिटी है, तो डोमेन तो आपका यहां से चालू हो रहा है 2 से लेके इंफिनिटी, और इस डोमेन के लिए क्लियर दिख रहा है ग्राफ आपको यहां से लेना पड़ेगा, और ये ग्राफ क्लियर दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 1 भी है, और रेंज तो निकालना ही है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो आपके पास जो रेंज आएगा वो f(2) पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। f(2) पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, हो जाएगा 2² -3 इंटू 2 + 5, ये हो गया आपके पास 3, ठीक, और ये कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो सेट b की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 3 to। अब एक बच्चा बोला सर ये इनवर्स एग्जिस्टेंस देखा नहीं, देख तो लिया बच्चे, ये तो रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्लियर, और ये तो मालूम ही नहीं है क्या देखोगे रेंज और कोडोमेन, तो मान के चलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करा हुआ, 1 1 देख लिया हमने, क्लियर होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यहां लिख दो बेटा इसको y, सिंपल काम करना है, इसको लिख दीजिए y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, एक तरफ ले आइए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा दो, -b हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 1 -4 a is 1 c is 1 minus y upon 2 into 1, तो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो गया 4y माइनस 3/2। अब तुमको ये डिसाइड करना है बेटा कि आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ये देखो यहां से हेल्प मिलेगी, x इज गिवन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब अगर x 3/4 से बड़ा होना चाहिए तो क्लियर बात है यहाँ प्लस होगा, तभी तो x की वैल्यू 3/4 से बड़ी आएगी, माइनस में तो आएगी नहीं, सो पॉजिटिव साइन लेंगे, वो लेना है क्योंकि इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 3/2, ये x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ प्लस लोगे तभी तो ये पूरा वैल्यू 3/4 से बड़ा आएगा, माइनस में तो छोटा हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है, ये आया। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है, एफ इनवर्स निकाल लूं, तो ये एफ इनवर्स y हो गया इतना 1 प्लस अंडर रूट 4y माइनस 3/2। अब एफ इनवर्स x कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स x हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3। Now I have to solve fx and f inverse x.
मैंने ऑलरेडी कहा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख ही रहा है, एफ इनवर्स एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, रूट में आ रहा है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने से बेटर है, ठीक है, किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से बेटर किसको सॉल्व करें बताओ, हम सॉल्व कर दें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, तो एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स सॉल्व कर, एक तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1, 1, दो रूट्स हो गए इसके। हाँ भाई क्या करें, कितने सोल्यूशन हुए, बोलो कितने सोल्यूशन हुए, ये आ गया ना, एक्स की दो वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 2। यस इज सेइंग वन सोल्यूशन, क्यों भैया टू सोल्यूशन क्यों नहीं, अच्छा 1 3 बार आया होता तो, अगर 1 3 बार आ गया मान लो किसी क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन कितने होंगे और रूट कितने होंगे, 1 अगर 3 टाइम्स आ गया तो कितने रूट्स होंगे, क्या कहेंगे, रूट 3 कहेंगे, और सॉल्यूशन 1 3 टाइम्स आ गया तो रूट 3 कहेंगे, और सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से समझिए बात को, जैसे यहां पे कोई बोले नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, 1 अगर 3 बार आ जाएगा, 1 अगर 3 बार आ जाएगा तो रूट्स आपके 3 होंगे, सॉल्यूशन आपका 1 होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए रूट्स और सॉल्यूशन में। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, जो एफ होता है, जो एफ होता है, और मान लो एफ कुछ आ गया, ए एक्स प्लस बी आ गया, उसका एफ इनवर्स भी ए एक्स प्लस बी आ जाता है, मतलब एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स कोइंसाइड हो जाता है, पॉसिबल है, इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, कोइंसाइड भी कर सकते हैं, अगर कोइंसाइड कर सकते हैं तब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, बोलो, अगर कोइंसाइड कर गए फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए इन चीजों,